तो अज़ान वक्फ़े से कबल हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ऊपर बात कर रहे थे और हम इस आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे और यहाँ पर हमने पेल्विक जो सबक्लाविक नर्व सिस्टम है जिसके ज़रिए से S2 से S4 से मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की तरफ जो एक नर्व जाती हैं और वो वहाँ पर जाकर के इरेक्शन और बाकी अवामिल को अंजाम देती हैं। तो यहाँ तक हमने मुख्तलिफ़ प्लेक्सेस का ज़िक्र किया कि ये मुख्तलिफ़ जो नर्व्स निकलती हैं 3, 7, 9 और 10 ये क्रानियल नर्व, याद है ना क्रानियल नर्व हमने क्या कहा था, जो खोपड़ी के अंदर से डायरेक्ट निकलती हैं, जो रीढ़ की हड्डी में से निकलती हैं वो दूसरी हैं ये हमारी खोपड़ी के अंदर से निकलती हैं। तो इसलिए ये क्रानियल सिस्टम से निकलती हैं और ये कहाँ से निकल रही हैं, रीढ़ की हड्डी में से ये बरामद हो रही हैं। तो इन सब को इंशाअल्लाह ताला हम समझते हुए चलेंगे। क्रानियल सेकंड ये जो नर्व सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये बॉडी के मुख्तलिफ़ आर्गन्स को एक तालमेल के ज़रिए से कंट्रोल करता है और इसकी क्या अहमियत और अफादियत है, इस नुक्ते को समझें कि जब हमारे जिस्म के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर चूँकि मेरा ताल्लुक़ कराची से और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पान गुटके वगैरह का रिवाज है, पाकिस्तान से बाहर भी है, इंडिया वगैरह में भी, तो लोग बड़े मज़े से जुगाली करते रहते हैं लाइक एनिमल्स कोई। तो वो जो जुगाली कर रहे होते हैं मुसलसल, तो वो कौन सी पोजीशन में उस वक्त चले जाते हैं, पान वो क्यों खा रहे होते हैं, हम रेस्टिंग पोजीशन में टुन हो जाएं, सुकून में रहें, वो लगा करके बैठ जाते हैं। नस्वार लगा लेते हैं लोग, इस तरह की कोई भी चीज़ जो मुंह में वो रखते हैं और थूक जमा करते हैं। तो जब वो रेस्टिंग पोजीशन में आते हैं तो अपने तसव्वुर से अपने आप को रेस्ट में लेते हैं, तो क्या करते हैं वो यहाँ से लिम्बिक सिस्टम के ज़रिए से अपने ख़यालात के ज़रिए से अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर लेते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिर्फ उनके मुंह में ऑन नहीं होता है, लेकिन उसकी जो नर्व फाइबर निकल रही होती हैं वो जिस्म के और दीगर आज़ा के साथ भी कनेक्ट है और वहाँ पर भी वो मुख्तलिफ़ अल्लाह के मुतय्यन करदा मामलात को, उनके अमाल को अंजाम देना होता है, उन्होंने काम पूरा करना होता है, लेकिन बाकी सिस्टम गैर फ़ाल रहता है उनका, क्योंकि उसमें वो काम तो हो नहीं रहा था। जिस्म को ये डॉज होता है कि मुंह में जो इसने रखा है ये खाना आ रहा है और ये इसको हमने हज़म करना है, उसकी वो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो मुंह में जुगाली कर रहे होते हैं, वो तो मुंह में सिर्फ जस्ट घुमा रहे होते हैं। तो जब वो मुंह में घुमा रहे होते हैं, जुगाली कर रहे होते हैं, तो क्या नतीजा निकलता है कि जो हमारा मैंडिबुलर सिस्टम और जो स्लेवरी सिस्टम और जो थूक पैदा करने वाले सिस्टम थे, कौन से 3 निज़ाम, ये जो 3, 7 और 9 से में से जो नर्व निकली थी, और यहाँ पर इस 3 निज़ाम को हमने अलहदा किया था, जिसके अंदर हमने जो पैलेटाइन जो हमारे तालु थे वहाँ से, मैंडिबुलर से, सब लिंग्विड से और पैराटाइड ग्लैंड से जो थूक की अफजाइश, स्लेवरी की अफजाइश हो रही थी, उसको जो वो बढ़ा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो वो थूक मुँह में जमा होती है, जिसे बड़े मज़े से वो थूक रहे होते हैं। वो इतनी बड़ी नेमत जिस्म में से अलहदा हो रही होती है जिसने जिस्म के अंदर बाकी कामों को भी सर अंजाम देना होता है। अब इसी दौरान में उसका एसोफेगस यानी उसकी हलक की जो नाली वो भी तैयार होकर बैठी होती है कि शायद कोई निवाला आएगा, इसे हम एक तसलसल से जिस्म में मैदे में उतारेंगे। मैदे के अंदर भी गैस्ट्रिक जूसेस और उसका एहतमाम हो रहा होता है, इसके अंदर मौजूद चीज़ जल्दी से डाइजेस्ट हो रही होती हैं। हम इन पान गुटके खाने वालों को देखते हैं कि इनको अक्सर जो है ना, वो पान खाते खाते कुछ वक्त के बाद जो है ना अचानक भूख लगेगी और ये फिर कोई पकौड़े खाने दौड़ रहा होगा, कोई बनकोआब ले लेंगे, यानी खाने भी वो गैर मयारी ही अमूमन वो लेते हैं कि थोड़ा सा मैं ये फ़लाँ कोई चीज़ लूँ, फिर उसके बाद दोबारा वो पान गुटका ले लेते हैं। ये एक पान गुटके की मिसाल से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, एक ज़बरदस्त जो ख़ुदकार निज़ाम था, उसको तबाह कर रहे होते हैं। यानी वो मरीज़ जो अपने आप को तबाह कर रहे होते हैं, तो वो जब दूसरे सिस्टम्स को ऑन करके बैठे होते हैं तो उसको ओवरलोडेड कर देते हैं, उसको भी ख़राब कर देते हैं। इधर मुंह को भी ख़राब किया उन्होंने, मुसलसल इसको तहरीक में रखा। और हम क्या कहते हैं कि जब मरीज़ कान मुफरत अज़ा के तहत वो जब बीमार होता है तो हम अलामात कहाँ ढूंढते हैं, तहरीक में। तहरीक अलामात बताती है ना, तस्कीन और तहलील की अलामात नहीं होती, अलामात तहरीक की होंगी। जहाँ सोजिश होगी तो जहाँ सोजिश पैदा होगी उसकी अलामत होंगी, उस अलामात उस तहरीक से हम जानेंगे कि मर्ज़ जो है वो तहलील में है या तस्कीन वाले आज़ा के अंदर कहाँ पर है, और उसको हम अपने जो दिए गए फार्मूला है उसके मुताबिक ढूंढ के उसका इलाज करते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक डायबिटीज़ पेशेंट है, शुगर का मरीज़ हो गया। अब शुगर का मरीज़ जो हकीकी होता है अक्सर उसके अस्बी निज़ाम में ही ख़राबी आई हुई होती है। जब उसका अस्बी निज़ाम ख़राब हुआ होता है तो आप क्या समझते हैं उसका जिस्मानी निज़ाम काम करेगा? कहीं कर रहा होगा, कहीं नहीं करेगा। कहीं उसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होगी, किसी को भूख नहीं लग रही होगी। किसी का जो कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, किसी को मोशन लग जाते हैं, किसी का कोई सिस्टम यानी आउट ऑफ कंट्रोल सिस्टम हो जाता है ना। तो हमें जब उस मरीज़ को दुरुस्त करना है तो हमने क्या करना है, हमने वही तरीका इख्तियार करना है जो कान मुफरत अज़ा ने दिया। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट हम टारगेट पे पहुँचते हैं।
और जो फार्माकोपिया में दी गई अद्वियात हैं, ये एक अहम नुक्ता था, सवाल में भी पूछा गया है, कई दफ़ा पूछा गया है कि सिर्फ फार्माकोपिया में दी गई अद्वियात को इस्तेमाल नहीं करना, उसके साथ उस सिस्टम या उस अज़ूक़ की दुरुस्तगी के लिए जो दवाएं मौजूद हैं, जिसको बिलखासा हम कहेंगे, वो दवाएं भी साथ ज़रूर दिया करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुलय्यन दे दी या सिर्फ अक्सीर दे दी या सब नहीं, आप उसको उस दवाइयों के साथ ये तो देनी है, इनमें से जो देनी है वो दें दर्जा मर्ज़ के मुताबिक, लेकिन इसके साथ आपने बिलखासा दवाएं भी अपने साथ अटैच रखनी है जो उन आज़ा को, क्योंकि सारे आज़ा उनके काम करने का तरीका अलग है, हर एक ने अलग तरीके से काम करना है, हर एक के लाइगेंड्स अलग होते हैं। लाइगेंड समझते हैं क्या चीज़ है? हम रिसेप्टर के अंदर इसको बड़ी तफसील से बयान करने वाले हैं। फ़िलहाल समझ लें लाइगेंड्स वो चीज़ हैं जैसे ये एसिटाइलकोलिन ये रिलीज़ करते हैं, आसाब के जो नर्व एंडिंग है, ये एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, इस तरह से मुख्तलिफ जिनकी मुतय्यन जो केमिकल सिग्नल्स के लिए ये अपनी प्रोडक्ट को अपने नर्व एंडिंग से रिलीज़ करते हैं। जब ये नर्व एंडिंग से रिलीज़ करते हैं तो इसका एक रिसीवर सिस्टम भी है, वो रिसीवर सिस्टम उसको कैच करता है और उसके मुताबिक अपने सेल के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस को लेकर के आता है। उसने क्या क्या करना है वो आगे हम देखते जाएंगे रिसेप्टर्स के अंदर। तो वो क्या करते हैं, इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट आती हैं, चाहे वो अस्बी निज़ाम के ज़रिए से आएँ या कौन सा निज़ाम है दूसरा सिग्नलिंग का, जो साइटोकाइंस से हमारे गुदूद जाज़बा के तहत, जो गुदूद जाज़बा अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं, क्या कहते हैं, हार्मोन, जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं और दूसरे ऑर्गन के जो ग्लैंड्स होते हैं उस तक वो जाता है और उसको जा कर के एक्टिवेट करता है, और अगर बाज़ औक़ात उससे भी आगे किसी तीसरे को भी एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये हमने बड़ी तफसील से गुदूद जाज़बा, गुदूद नखला में पढ़ा हुआ है। तो ये सब क्या करते हैं, ये इस तरह की जो सिग्नलिंग, हाँ जहर है, कोई जहर है, वो जहर भी जिस्म के अंदर पैदा हो गया या बाहर से आ गया और वो जहर जा करके उसने वो शेप ले ली जो किसी रिसेप्टर के साथ अटैच होने के काबिल हो, तो वो वहाँ पहुँच करके उसको ब्लॉक कर देता है। इस तरह से मुख्तलिफ अद्वियात के ज़रिए से भी ब्लॉक और यानी इनहिबिट और एक्टिवेट करने का सिस्टम किया जा सकता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस्म के अंदर काम करती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, लाइगेंड्स कहते हैं। तफसील इंशाल्लाह जल्दी अगली क्लास के अंदर हम इस पर बयान करेंगे। तो किसी भी तरह के ऐसे लाइगेंड्स या ऐसी प्रोडक्ट्स जो अपने रिसेप्टर पर आ जाती हैं तो उसको एक्टिवेट कर देती हैं या उसके इनहिबिट सिस्टम के साथ अटैच होकर के उसको रोक देती हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट इस जिस्म के अंदर जब हमारे यहाँ काम कर रही होती हैं, अब मिसाल के तौर पे पेशाब के लिए कि इसके अंदर सुकेड़ ज़्यादा पैदा कर दी और इतनी सुकेड़ हो गई कि इसकी सुकेड़ रिलीज़ नहीं हो रही, तो यूरिन थोड़ा थोड़ा सा जमा होता जाएगा और पास हो रहा है, यूरिन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, रोकना उसको महाल हो रहा है, क्योंकि उसके जो यहाँ पर मौजूद उज़लात इरादी और गैर इरादी ये भी काम नहीं कर रहे सही तरीके से, गैर फ़ाल हो चुके हैं, या इरादी में या गैर इरादी में। ठीक है, अच्छा, बहुत से लोग यूरिन पास करने के लिए जा रहे होते हैं और यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे होते और उनको ऐसा महसूस होता है कि निकलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उनका जो गुदूद नाकला का निज़ाम वो सख्त मुतहरक हो चुका है। और आपने यहाँ देखा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा वो मुतहरक किसको कर रहा है? गुदूद नाकला को। मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर आप देखें, आँखों के जो लैक्रिमल ग्लैंड से शुरू हुआ है, नेज़ल ग्लैंड्स के अंदर गया, नाक के जो गशाई मखाती हैं वहाँ गया, उसके बाद मुंह में आया, थूक की सेक्रेशन कराई, ये सब गुदूद नाकला हैं। उसके बाद उसने एसोफेगस को बिल्कुल तैयार किया, फिर मैदे के अंदर गया, मैदे के अंदर की जो मोटालिटी है, हरकत हैं उसकी, उज़लाती हरकत, उसको उसने तेज़ किया ताकि वो सिस्टम को तेज़ी के साथ वहाँ क्रैश करे, वहाँ आई हुई प्रोडक्ट्स को हज़म करे। और इसके साथ साथ उस मैदे के निज़ाम ने अपने जूसेस का अखराज किया पैरेटल सेल से, जो एक प्रोडक्ट निकली और वो हज़म में मदद दे रही है। और थूक में कौन सी थी? एमाइलेज। उस एमाइलेज ने क्या शामिल होकर करना है? हज़म के कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने फोड़ने में एमाइलेज बहुत अहम काम करती है। तो थोड़ा अपने अपने मुताले को बढ़ाया करें, चीज़ें आपको पता चलेंगी। फिर उसके बाद आंतों के अंदर गए, वहाँ पर जा कर के उसने बीटा सेल्स को मुतहरक करके बीटा सेल्स को इंसुलिन का अखराज तेज़ी के साथ करवाया ताकि ग़िज़ा के हज़म में मदद मिले और वो खून में शामिल हो, क्योंकि उसको इंसुलिन ने खून में जा कर के काम करना है। तो उधर से जिगर से जब ग़िज़ा प्रोसेस होकर के जब तक खून में पहुँचेगी तब तक उससे पहले इंसुलिन खून में शामिल हो चुकी है और वो तैयारी कर रही होती है मैदे और आंतों में मौजूद प्रोडक्ट की रीडिंग के मुताबिक। तो इसके साथ साथ हमने देखा कि उसका पेंक्रियास का जो स्प्लिंटर है उसने भी खुलना है। उसने खुल करके क्या करना है? उसने अपने सेक्रेशंस को, अपनी जो चीज़ जूस तैयार किया है हाजमे के लिए उसको, और यहाँ से जो पित्ते में से आया है इसको आंतों के अंदर
रिलीज़ करना है ताकि यहाँ पर फ़ैट्स और दीगर ऐसी चीज़ें उसको तहलील किया जा सके, हज़म करने में मदद दी जा सके। तो फिर इसके साथ साथ इस आंतों के निज़ाम में हमने देखा कि छोटी आंत के अंदर जो प्लेक्सेस आ रहे हैं, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेज़ आती हैं ना, इनको क्या कहते हैं, मुख्तलिफ प्लेक्सेस हैं जो ना, इन प्लेक्सेस को भी याद रखना है। जैसे ये पल्मोनरी प्लेक्सेस है जो हमारे इसके अंदर जो ये नर्व के ज़रिए से, ये तो हमने एक नर्व से दिखाया है, ऐसी बहुत सारी नर्व जा रही होती हैं और ये कहाँ जाती हैं पल्मोनरी में, इसके ब्रोंकाइस पे और जो एयर पॉकेट्स होते हैं वहाँ तक जाती है। और इसके बाद कार्डियक प्लेक्सेस है, यहाँ पर जो कार्डियक दिल के साथ अटैच हो रही है। यहाँ हमने एक ही प्लेक्सेस दिखाई है लेकिन ये कई प्लेक्सेस हो सकती हैं, होती हैं। और ये प्लेक्सेस क्या कर रही हैं, एस ए नोड और एन ए नोड्स पे एक्ट करके इसके जो हरकत हैं उसको ज़रा कम करती हैं ताकि दिल ज़रा रेस्ट ले सके, आराम ले सके, क्योंकि बंद तो दिल नहीं किया जा सकता। तो दिल को उसने धड़कना है लेकिन उसने कम रफ्तार से और कम फ्लो उसमें से आउटफ्लो करना है। एसोफेजियल प्लेक्सेस हैं जो कि हमारी इस ग़िज़ाई नाली को इन्होंने एक ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा इस तरह सिस्टमेटिक नर्व सिस्टम करना है कि ऊपर से नर्व चलती हुई चली आएंगी और उसके अंदर जो मौजूद निवाला है वो तरतीब के साथ बड़े आराम के साथ वो नीचे मैदे में उतर जाए। और फिर इसके साथ सीलिएक प्लेक्सेस भी हैं। सीलिएक प्लेक्सेस वो हैं जो कि यहाँ से नर्व से निकलने के बाद ये मुख्तलिफ़ आंतों के, बड़ी और छोटी आंतों के मुख्तलिफ़ हिस्सों के साथ वो कनेक्टेड होते हैं और उन आंतों के अंदर वो अपना काम मुस्तकिल करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था, बात हमारी रुकी थी कि ये जो छोटी आंत और ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर में मोटालिटी बढ़ाते हैं ताकि आगे स्पेस बने ज़्यादा तेज़ी के साथ और वो रेक्टम में पहुँचे और यहाँ से फुजलात का जो अखराज होना है वो बआसानी हो सके। और यहाँ पर भी स्प्लेंक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर भी इरादी और गैर इरादी दोनों किस्म के स्प्लेंक्टर लगे हुए होते हैं, यानी कि वो मसल्स, वो उज़लात कि जो हमारे इरादे से भी रुकते हैं और गैर इरादे से भी। गैर इरादे वाला जब रिलैक्स मोड में चला जाएगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के तहत, तो फिर हमारा इरादी वाला हरकत में आ जाएगा और वो इरादी वाला होल्ड करके रखेगा जब तक हम, चाहे यूरिन पास करने के लिए या स्टूल पास करने के लिए, जब तक हम टॉयलेट वगैरह में नहीं चले जाते। तो यहाँ पर उसकी मोटालिटी को बढ़ाता है। मोटालिटी बढ़ाने से मुराद क्या है, यहाँ के उज़लात के निज़ाम में स्क्वीजिंग का अमल होता है। स्क्वीजिंग का अमल क्या होता है, एक तरफ से इसे दबना है, दूसरी तरफ से रिलैक्स होना है, फिर इस रिलैक्स ने दबना है और इसके आगे से रिलैक्स होना है, फिर आगे आगे रिलैक्स होता जाएगा, पीछे से दबता जाएगा। जैसे हमने ट्यूब वाली मिसाल भी दी थी कि वो ट्यूब की तरह से वो मवाद जो है आगे सरकता चला जाएगा और वो अपने एग्ज़िट पॉइंट पे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और छोटी आंत के अंदर ये अमल छोटी आंत में भी हो रहा होता है, इसके अंदर भी स्क्वीजिंग का अमल, दबने का अमल और आगे ग़िज़ा सरकाने का अमल हो रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अमल हो रहा होता है, वो हो रहा होता है कि इसमें मुख्तलिफ़ हिस्सों में से जो सेल्स होते हैं वो अपने अपने सेक्रेशंस भी प्रोडक्ट के मुताबिक, जिस तरह से यहाँ से जूसेस आए इससे दीगर भी शामिल होते हैं, प्लस इसके अंदर इंजज़ाब यानी कि इसके अंदर मौजूद जो कारआमद मवाद हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो सब भी जज़ब हो रहे होते हैं जो अपनी अपनी लाइनिंग के ज़रिए से जमा होकर के लिवर में पहुंचना है जिन्होंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने सारी चीज़ों की बात की। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने स्प्लीन नहीं दिखाया कहीं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर कोई भी नर्व स्प्लीन में नहीं जाती। उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के तहत उसने कुछ काम करना है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के तहत स्प्लीन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होना, कोई उसका ताल्लुक़ नहीं होना। स्प्लीन पे बहुत जल्द हम एक मुकम्मल वीडियो भी बनाएंगे और इसके ऊपर बहुत अहम बातें हैं, उस पर कुछ रिसर्च वर्क भी बाकी चल रहा है, वो भी हम करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि स्प्लीन ना गुदूद जाज़बा है ना ही गुदूद नाकला है। ना वो गुदूद जाज़बा के तहत अपनी कोई प्रोडक्ट को, अपनी कोई सेक्रेशन को ब्लड में शामिल करती है, और ना ही कोई नाली है जिस नाली के ज़रिए से अपनी प्रोडक्ट अपने टारगेट ऑर्गन पे बेचती है। वो एक लिम्फ प्रोड्यूस करती है और एक फ़िल्ट्रेशन यूनिट है। बाकी इंशाल्लाह स्प्लीन की तफसील के साथ हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये कोई ऐसा मसला आ जाए जिसके नतीजे के अंदर हमारे निज़ाम हाज़मा में आंतों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आंतों में सोजिश हो जाए, तो यहाँ से जो सिग्नल असबी आ रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक के हज़म के लिए, तो क्या ये इसको यहाँ हज़म होने देंगे? हज़म होने नहीं देंगे। अगर कोई ख़राबी, कोई एरर अगर मैदे के निज़ाम में आ जाए, क्योंकि इस सारे सिस्टम का तालमेल में होना तो ज़रूरी है ना। तमाम 6 जो अफ़ाल हैं हमारे, जो हम कहते हैं 1 नंबर से 6 नंबर तक कान मुफ़रद अज़ा के तहत, उन सब का मोतदल होना, अपने अपने नॉर्मल रेंज के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो बीमारी होगी। तो एक बीमारी तो ये हो सकती है कि यहाँ से सिग्नल नहीं आ रहे तो गेंगलिया के अंदर भी ख़राबी आ सकती है, आसाब के अंदर भी सोजिश हो सकती है,
ब्रेन के अंदर से भी हो सकती है, हाइपोथैलेमस के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोथैलेमस के किसी एक पार्ट में, बिलखसूस अगर वो जो इसका ये फ्रंट का पहला पार्ट है जहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम निकलना है, जिसको हम कहेंगे एंट्रोमीडियल पार्ट। ये कौन सा हो जाएगा? एंट्रोमीडियल पार्ट। एंट्रोमीडियल पार्ट से क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, यहाँ से इसके फाइबर्स निकलते हैं और ये फाइबर्स निकल करके और ये मुख्तलिफ जो 4 न्यूक्लियस हैं इनको इन्होंने मुतहरक करना है। तो क्रॉनियल नर्व्स में से हमारे दिमाग में से 12 नर्व्स निकलती हैं, जिसमें से 4 पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम अपने इस्तेमाल में लेता है। उन 4 में से आप ये देखें कि ये जो 3 हैं, 1 2 3, ये 3 ये सिर्फ हमारे एहसासात, हवास और जो हमारे मुंह के साथ वाबस्ता चीज़ों के साथ ही मुतय्यन है, जबकि जो वेगस नर्व है वो फिर हमारे मैदे में और दीगर जगह पे जा कर के उसने काम करना है। अगरचे कि ये वेगस नर्व ने तकरीबन 90% काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रेस्टिंग और फीड पोजीशन का इसको मुकम्मल कराना होता है, बाकी उन्हें सिर्फ 10% काम करना है। तो अगर हमारा यहाँ पर दिमाग में सोजिश हो जाए तो यहाँ से इसने हज़म के निज़ाम को ख़राब कर देना है। अगर इसमें से इन नर्व्स के अंदर कहीं सोजिश हो जाए तो ख़राब हो जाना है। अगर हमारी कोई गेंगलिया, जैसे ये सिलरी गेंगलिया की तरफ आ रहा है मिसाल के तौर पे, और अगर ये अफेक्टेड हो जाए तो इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? आँख के ऊपर पड़ेगा। इससे वो आँख के अंदर जो इसको इतदाल में रखना है, इसको रेस्टिंग पोजीशन में लाना है, ये नहीं ला पाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम आएंगी। अगर हमारी पेट्रिगो पैलेटाइन गेंगलिया, अगर इसके अंदर कोई इफेक्ट आ जाता है, सोजिश आ जाती है, इसके अंदर कोई वर्म आ जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई, ठीक है, तो इसने क्या करना है? इसने हमारी जो लैक्रिमल, नेज़ल, प्लेटाइन ग्लैंड से उनको मुतासर करना है, क्योंकि कनेक्शन उसके ज़रिए से आगे जा रहा है, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो, ये बिल्कुल ठीक हो, तो फिर हमें इन चीज़ों को सही करना है। हम देख रहे हैं ना कि ख़राबी को ढूंढना कहाँ है। अगर हम ख़राबी निज़ाम को नहीं समझेंगे, असाब नहीं पता, उज़लात नहीं पता, गुदूद नहीं पता, बस हम लगे पड़े हैं लाल बत्ती के पीछे, तो इलाज नहीं होते। हमें बदन इंसानी को झांकना है, अंदर तक आना है। जब तक हम बदन इंसानी को अंदर से उसके निज़ामों को नहीं समझेंगे, हमारे पास मरीज़ आ रहा है, हम उसकी तशख़ीस कर रहे हैं, तो हम उसके इंटरनल, अब हमारी आँखें उसके अंदर घूमनी चाहिए अंदर, कि उसके सर्किट कौन कौन सा कहाँ जा रहा है और कहाँ ख़राबी हो सकती है। इसी तरह से सब मैंडिबुलर गैंग्लिया, अगर इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ये दोनों गैंग्लिया किसके साथ है? क्रॉनियल नर्व 7 के साथ। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, मुंह के अंदर ये सूज गए हैं, जो मैंडिबुलर्स हैं सूज गए, ये थूक पैदा नहीं कर रहे, इनमें कैंसर हो जाता है, इसमें अल्सर हो जाता है, इसमें पीप भर जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं, तो अब फिर हमें क्या करना है? हमने इस हिस्से को दुरुस्त करने के लिए इसको तशख़ीस करके दवाइयाँ देनी है। और अगर यहाँ पर, तो इसका ताल्लुक़ किससे? असबी निज़ाम से। ये कौन सा है? ऑर्गन का है। अगर इस ऑर्गन के रिसीविंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है सेल्स के अंदर, तो हमने प्रॉब्लम डिटेक्ट करनी है। और अगर रिसीविंग सिस्टम सेट है और अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं आ रही, जिसके नतीजे में इन्होंने मुतहरिक होकर के काम अपना अंजाम देना था, अपनी उस सेक्रेशंस को, अपने उस लुआब को, अपने उस म्यूकस को उसने बाहर भेजना था, अगर उस सेल्स के अंदर, क्योंकि वो सेल्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गुदूद हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो गुद्दी निज़ाम ख़राब हुआ है। अब गुद्दी निज़ाम तेज़ हुआ है, तस्कीन में है, तहलील में है, वो हमें डिटेक्ट करना है। और अगर असबी निज़ाम के अंदर ख़राबी आई है तो फिर हमने असबी निज़ाम को दुरुस्त करना है। अगर असबी निज़ाम सोजिश में इतना ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है कि अपने अंदर मौजूद सेक्रेशंस को, कीमियावी सिग्नल को आगे नहीं भेज सकता, या अपने अंदर बरकी सिग्नल्स को आगे नहीं भेज सकता, तो वो हम इसी 6 तरीक़ों की मदद से ढूंढ करके एग्जैक्ट पिन पॉइंट करते हैं और इलाज कर लेते हैं। और उसमें जिन हमारे अतिबा का तजुर्बा कम होता है, लेकिन अगर उनकी तशख़ीस सही हो जाए तो वो उनको पता भी नहीं चलेगा और वो सही रिज़ल्ट ले आते हैं। तो गौर किया करें कि हम जिस मर्ज़ को मालूम कर रहे हैं उसके अंदर अंदर हम कहाँ तक जा रहे हैं। इस तरह ओटिक के अंदर पैरोटिड ग्लैंड्स इसके साथ ये अटैच था, और यहाँ इसने भी थूक को जनरेट करना था, थूक को बढ़ाना था, इजाफा करना था। तो अगर जो बात मैंने इन दोनों में कही वही इस पर रख लें। और सबसे ज़्यादा बोझ इसके ऊपर होता है, ये वेगस के ऊपर। जब ये वेगस नर्व जा रही होती है, अब फेफड़ों का, अगर फेफड़े सोजिश का शिकार है, सिगरेट पी रहे हैं, धुआं है, पोल्यूशन है, कोई इस तरह की चीज़ आई हुई है, तो क्या ये फेफड़े इसके मतलब के लिहाज से काम करेंगे या इसका सिग्नल को रिसीव करेंगे? नहीं करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे, रेस्टिंग पोजीशन में नहीं जाएंगे, तो ओवरवर्क होंगे तो ये क्या होगा? दमे का ख़तरनाक मरीज़ बनता चला जाएगा। इसके अंदर रतूबात बहनी शुरू हो जाएंगी बाज़ों का, क्योंकि वो फ़्लो शुरू हो गया उसका, तो वो रतूबात बहे जा रही, रुक नहीं रही, उसका सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन नहीं हो रहा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने अगर उसको ऑन कर दिया तो ऑन रह गया, या सिंपैथेटिक सिस्टम उसका ऑन था, जो कि अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं,
और उसको रेस्टिंग पोजीशन में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक ने ऑन होना था, वो नहीं हुआ। हम इसलिए इस निज़ामों को पढ़ रहे हैं कि हमें पता हो जिस्म के अंदर चल क्या रहा है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना हमने। तो अगर हम लंग्स को पढ़ रहे हैं और जब आगे मौलजात में हम लंग्स को पढ़ेंगे तो वहाँ ये निज़ाम सारे रिपीट होंगे, तो हम वहाँ पर ख्याल रखें। इस तरह दिल को है, पेरिकार्डिया होता है, टैकीकार्डिया होता है, इस तरह से मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं टैकीकार्डिया के अंदर। दिल की धड़कन गैर मुनज़्ज़म हो जाती है। अब वो गैर मुनज़्ज़म धड़कन होती है, कभी वो तेज़ चल रहा है, कभी हल्का चल रहा है, कभी एकदम तेज़ स्ट्रोक मार रहा है, कभी हल्का स्ट्रोक मार रहा है, ऐसी मुख्तलिफ पोजीशनें वो कर सकता है और वो होती हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं जा पा रहा प्रॉपर तरीके से, या वो असवी सिग्नल जो पैरासिम्पैथेटिक का आ रहा है उसके पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रही है, वो उसको प्रॉपर रिसीव नहीं कर पा रहा, या रिसीव कर रहा है तो अपने दिल के अंदर मज़ीद उसको एक्शन पोटेंशियल को वो काबू नहीं कर सक रहा। एक्शन पोटेंशियल काबू कहाँ से होना था, एसए नोड एनए नोड्स। इस पे जो असवी निज़ाम से असब आती हैं वो फायर करती हैं और उसमें से करंट का एक फ़्लो होता है। वो करंट का फ़्लो असबी निज़ाम में ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आता है और फिर इसके बाद इसके इस तरफ परकंजा फाइबर सिस्टम होता है, ये सबसे बड़े सेल्स होते हैं और इसके अंदर वो करंट एक मखसूस तरीके से फ़्लो करता है, जिसके नतीजे में इसके अंदर दबने का अमल, स्ट्रोक लगाने का अमल मुकम्मल होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर दबता है, फिर रिलैक्स होता है। तो ये असवी निज़ाम अगर उसका काम नहीं कर रहा तो धड़कन सही नहीं हो रही। अगर वो असवी निज़ाम आ रहा है लेकिन उसका रिसीविंग सिस्टम सही नहीं है तो भी काम में ख़राबी होगी। अब अलामत एक ही जैसी हो गई दोनों में, वजह कौन सी होगी? हमने सिर्फ डॉक्टरी रिपोर्ट पढ़ने का बड़े हमारे अतिबा को शौक़ होता है और मरीज़ों को भी कुछ इसी सिलसिले में ख्वाहिश होती है कि बस हम अपने पैसे ज़ाया कराएं। वो रिपोर्ट तो बन गई, किस निज़ाम की ख़राबी से बनी? और मरीज़ को देख करके हमारे वो अतिबा भी, हाँ जी ये रिपोर्ट है, बस उसके सामने तो वो चैम्पियन बन जाते हैं। अरे भाई आप अपनी डायग्नोजेशन करें, रिपोर्ट को फेंक दें साइड पर। हर रिपोर्ट काम की नहीं होती, और रिपोर्टें काम की होती तो अस्पतालों में ढेर ना होते मरीज़ों के। रिपोर्ट्स पे इन्हिसार करने वाले मुआलिजीन, वो हमारे व्यूअर्स भी देख लें, जो मरीज़ अपने मुआलिज पे जाते हैं वो देख लें कि वो तशख़ीस रिपोर्टों की बुनियाद पे कर रहा है या ख़ुद कर रहा है। जो ख़ुद कर रहा है उससे इलाज कराएं। जो रिपोर्टों के ऊपर मोहताज है, रिपोर्टें एक हद तक काम दे सकती हैं। मिसाल अल्ट्रासाउंड है तो वो अंदर का एक स्कैन करके फ़ोटो दे रहा है, चले आप उससे मदद ले लें। अगर हम कोई सीने वगैरह का या हड्डी का कोई एक्सरे ले लेते हैं, ले लें, कोई बात नहीं। छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें हमें काम दे देती हैं, जो सिर्फ अंदर के बारे में हमें फ़ोटो खींच करके बता रही हैं, ले लेते हैं। लेकिन क्या हम थर्मामीटर से बुखार चेक करके फ़ैसला कर सकते हैं बुखार क्यों हुआ है? क्या ब्लड प्रेशर चेक करके हाँ जी हाई है, हाँ जी लो है, तो वो हाई या लो क्यों हुआ है? कौन सा निज़ाम उसके अंदर ख़राबी में आया है? क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो फिर ले लें, मदद लें, लेकिन उसके बाद फ़ैसला और तहकीक अपनी करें। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस निज़ाम में कहाँ ख़राबी आई है? ये जो हम खोल खोल के निज़ाम बयान कर रहे हैं, ये इसलिए बयान किए जा रहे हैं ताकि आप ये समझें अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे सर्किट काम कर रहे हैं, उन सर्किट्स को समझें। तो इस तरह तकरीबन हमने छोटी छोटी अहम बातों की तरफ निशानदेही कर दी है। बाकी जिन बातों की नहीं की वो भी आप लोग खुद ही इससे समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ भी हमने जाना है, तो अगले इंशाल्लाह क्लास के अंदर हम उसको बयान करेंगे और फिर इसके साथ साथ एंटेरिक सिस्टम को भी बयान करेंगे। एंटेरिक सिस्टम हमारा कि यहाँ पर ये जो मोटालिटी होती है इसको ज़रा अलग से हम बयान कर देंगे। इस तरह हमारा निज़ाम हज़म कैसे यहाँ प्रॉपर तरीके से एक मखसूस तालमेल से काम करता है, सिर्फ इसी के ऊपर उस पर बात करेंगे। एंटेरिक पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 3 हमने निज़ाम उसके तहत बताए, और ये तीनों निज़ाम या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है? ये हमारा हुक्म रसां, ख़बर रसां से हमने बात करते करते हम इसमें चले गए थे। तो जो ख़बर रसां तो जिस्म को सेंसरी सिस्टम से इतलात आ गई, लेकिन जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स जिसको हम ख़बर रसां आसाब कहते हैं, वो ख़बर रसां आसाब कोई एक नहीं है। उस ख़बर रसां आसाब के मुतअद्दिद हिस्से हैं, मुतअद्दिद निज़ाम है, उसके साथ सेट बने हुए हैं। उसके 3 सेट अभी हम बयान कर रहे हैं, जिसमें से एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो सेट है, इसको सेट में बोल रहा हूँ, ये एक सेट है, एक सेटिंग के साथ वो एक काम कर रहा है। यानी कि उस एक बटन को दबाया तो उससे मुल्हका जो डिवाइसेस हैं वो ऑपरेट हो गई, ऑन या ऑफ हो गई। इस तरह दूसरे बटन से दूसरी और तीसरे बटन से तीसरी, ताकि जिस्म का एक खुदकार निज़ाम एक तालमेल से काम कर सके, क्योंकि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता। तो उसमें एक, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रेस्टिंग पोजीशन के लिए और हमारे ग़िज़ा को जुज़ो बदन बनाने के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, हमारे हार्ट को, दिल को आराम देने के लिए, हमारे निज़ाम हज़म को बढ़ाने के लिए, खराजी निज़ाम को तेज़ करने के लिए ये तालमेल के साथ ये काम कर रहा है। और साथ साथ में अगर प्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ बात करें, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसको भी
तौलीदी निज़ाम को मुतहर्रिक करता है ताकि उससे इंसान की अफजाइश भी आगे की तरफ बढ़ती रहे। उसके मुकाबले में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मुकाबले में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट एंड फ्लाइट यानी लड़ने भड़ने के लिए आपको तैयार करता है। एक जो पान खाने वाला आदमी है, फिर पान वाले पे आ रहा हूँ, पान खाने वाला आदमी है, उसने अपने दिमाग को सोच करके टुन करके एक रेस्टिंग पोजीशन में बैठा हुआ है। इन लोगों को आप देखेंगे अगर कोई इमरजेंसी कोई सूरत हाल हो जाए तो ये हक्का बक्का पहले देख रहे होते हैं कि उनका जिस्म तेज़ी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, काबू में नहीं आ रहा, दिमाग में वो सोच रहे हैं अब क्या करें, रेस्ट में करें, टुन पड़े। बनिस्बत उनके जो आम लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे, खेलने वाले खिलाड़ी होंगे, वो बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ दूसरी पोजीशन, अगर उनको कहीं भागना है, किसी से लड़ना है या कोई इमरजेंसी किसी की हेल्प करनी है, कोई एक्सीडेंट होता हुआ देख रहे हैं, तो उनका बॉडी उससे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। उसके मुकाबले में कोई मार्शल आर्ट वगैरह खेलने वाले लोग हैं, लड़ने बढ़ने वाले, वो उससे ज़्यादा तेज़ होंगे। उससे भी ज़्यादा तेज़ वो लोग होंगे जो आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग करते हैं, कमांडोज़ होते हैं। उनको बार बार वो प्रैक्टिस करा करके उनके इस पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इतना तेज़ कर दिया जाता है और उनकी मेमोरी में वो इस बार की प्रैक्टिस से उन कमांडोज़ को इतना ट्रेंड कर दिया जाता है, उनके मेमोरी के अंदर, दिमाग के अंदर इतने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम को इतना तेज़ कर दिया जाता है फीडिंग करने की वजह से कि उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अगर उन्होंने डिफेंस करना है तो कैसे डिफेंस करना है अपना, अगर उन्होंने अटैक करना है तो किस तरह अटैक करना है, और अगर उन्होंने अपने किसी साथी की जान बचानी है तो कैसे बचानी है। तो इस तरह से मुख्तलिफ प्रैक्टिस से हम बहुत सारे फ़वाइद ऐसे हासिल कर सकते हैं। अपने मरीज़ों को भी हम मुख्तलिफ ऐसी एक्सरसाइजेज़ और ऐसी बातें तजवीज़ कर सकते हैं अपने इलाज के साथ साथ, जो उनको उस दौरान इलाज के अंदर उनको उनके जिस्मानी निज़ाम को फ़ायदा दें। जैसे मिसाल के तौर में फ़ुटबॉल खेलने के ऊपर बात कर देते हैं ताकि उनका कंसंट्रेशन और बॉडी रिस्पॉन्स और वो उनका तालमेल बहाल होना शुरू हो जाए। इस तरह से कोई किसी को हम स्विमिंग के लिए कह देते हैं ताकि उसके असबी निज़ाम पे पानी के मुख्तलिफ जो दबाव पड़ते रहते हैं उससे उसके असबी निज़ाम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आता है, जिससे वो बहुत तेज़ काम करने लग जाता है। और चूँकि पैरासिम्पैथेटिक मोड के अंदर वहाँ स्विमिंग कर रहा होता है या स्पोर्ट्स के अंदर हो रहा होता है, उसके बाद जब रेस्टिंग पोजीशन में आता है तो उसका पैरासिम्पैथेटिक निज़ाम, ये वाला निज़ाम काम करता है, जिससे उसके बाकी सिंपैथेटिक सिस्टम नॉर्मल हो जाते हैं और ग़िज़ा के हज़म, जुज़्व बदन होना और उसके सेहत, उसकी जिस्म में ताकत हासिल होना, वो क्योंकि ग़िज़ा हज़म होगी तो एनर्जी होगी, ग़िज़ा हज़म होगी, जुज़्व बदन बनेगी, एनर्जी मिलेगी। ये सारी चीज़ें मिल करके उसकी अफजाइश के अंदर काम करेंगी, उसकी ग्रोथ में फ़ायदा देंगी। और इसी तरीके से अगर हम नमाज के ऊपर भी जाएँ, इबादत के अंदर जाएँ, तो मुसलमानों में बिलखसूस जिस तरह से हम वज़ू करते हैं, जिस तरह से हम नमाज की तैयारी करते हैं, तो इसके अंदर देखें कि जैसे हम इस अमल की तरफ जाते हैं तो हमें एक नरमी आनी चाहिए। वो नरमी आती है जिन के अंदर उनकी नमाज में खुशू खुजू भी बढ़ता है और वो सुकून के साथ तमाम आमाल को अंजाम देते हैं, अपने दीगर नमाजी साथियों के साथ बहुत काइंड होते हैं, बल्कि नमाज़ पढ़ के जब वो निकलते हैं तो उसके भी इफ़ेक्ट उनके ऊपर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में आ गए। इसके मुकाबले में जो झगड़ालू किस्म के लोग होते हैं, मार्केट में खड़े हैं, सेल्समैन ही कर रहे हैं और वो लड़ रहे हैं और गाहक के ऊपर गुस्सा हो रहा है कि ये ले नहीं रहा, आ नहीं रहा, उसके पास क्यों जा रहा है। अब वहाँ पर क्या, उसके जिस्म के अंदर अबतरी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अब उस अबतरी के तहत वो क्या कर रहे हैं, उस अबतरी के तहत वो सुकून में नहीं है, उनका जिस्मानी निज़ाम भी ख़राब हो रहा है, गैस की शिकायत हो रही है, उनको रिफ्लैक्स हो रहा है, उनको बिल्कुल अजीब सा हो रहा है, उल्टी पुल्टी ग़िज़ाएँ भी एक तो खा रहे हैं, ऊपर से वो शदीद गुस्से में भी हैं और उनका जो सुकून का निज़ाम है वो गैर फ़ाल है। और जब वो इतना ज़्यादा तंदही में होते हैं, अब देखें उसके मुकाबले में जो एक बंदा रिलैक्स मोड में गया और एक बंदा तो जो बिल्कुल बाज़ार की सूरत हाल के अंदर आप जाएं तो वहाँ पर हमें उनके चेहरों से, उनके दीगर चीज़ों से पता चल जाता है। इसी तरह एक बंदा एसी में बैठा हुआ बड़ा सुकून के साथ बैठ करके काम कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, नक्शे बना रहा है, कोई और डेवलपमेंट का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर या तबीब अपने क्लिनिक के अंदर बैठा हुआ सुकून के अंदर, वो भी बड़ी काफ़ी हद तक सुकून की पोजीशन में बैठा हुआ है और वो दिमाग से काम लेता हुआ, अब उसके बॉडी ऑर्गन्स रेस्टिंग पोजीशन के अंदर चले गए। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि ये जो निज़ाम हम बात कर रहे हैं ये कोई ऐसे ही नहीं है, इसका हमारे कानून मुफरद अज़ा में या हमारे इलाज मुआलजे के अंदर बहुत अहम हिस्सा है। हम इस बात को समझ करके चलें कि हम क्यों बदन इंसानी को इतना ज़्यादा बयान कर रहे हैं, ताकि हमारे इलाज मुआलजे में आसानी हो। हम कहीं तदबीर से इलाज कर लेंगे, कहीं दवा से इलाज कर लेंगे, कहीं हम अपने नफ्सियाती तरीके से इलाज कर लेंगे। तो ये इलाज के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, तभी समझ में आएंगे जब हम
बदने इंसानी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम काम कर रहे हैं उनको हम समझेंगे। जब बदने इंसानी के निज़ाम हमारे समझ में आ जाएंगे तो हमारी तशख़ीस आसान हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन टारगेटेड हो जाएगी। और जब टारगेटेड तशख़ीस के साथ जब हम इलाज करेंगे तो इलाज में हमें फ़ायदा होगा, तशख़ीस अच्छी होगी तो दवा का इंतख़ाब भी हमारा ख़ुद ब खुद अच्छा होगा। जब और दर्जा मर्ज़ के मुताबिक होगा, मिक़दार भी उसकी सही तयन करेंगे, कितनी मरतबा देनी है इसका इंतख़ाब भी करेंगे। और जितना हम जिस्म को समझेंगे, इसके बाद जब हम फार्माकोलॉजी में बात करेंगे और वहाँ पर हम अद्विया साजी कैसे की जाती है, अद्वियात की तैयारी के लिए अज्जा कैसे मुंतखब किए जाएंगे, उनके औज़ान कैसे हमें मुंतखब करने चाहिए, अगर इसके फार्मूलेशंस के ऊपर हम जाएंगे कैसे बनाई जाती हैं, तो आप यकीन करें कि और हमारा जो इलाज करने का मयार है, स्टैंडर्ड है, हमारा हाई होता चला जाएगा। तो मेहनत करने वालों पर है कि वो कितनी मेहनत करते हैं। आसानी मत ढूंढें, मेहनत करें, अपने आप को फ़ाल करें, बैठे हुए साथी भी और जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो भी, और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं, अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर करना मजबूरी है कि हमें जो मवाद चाहिए, जो हमें चीज़ें इल्मी दरकार हैं वो इस वक्त हमें सिर्फ अंग्रेज़ी में अवेलेबल हैं, तो उसे सीखें। और हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह कि बहुत जल्द हम फ़ारसी में भी कान मुफरत अज़ा के ऊपर इंशाअल्लाह इंट्रोडक्टरी क्लासेस और दीगर शुरू करेंगे, जो हमारे ईरान और वहाँ से मुतअद्दिद लोग रब्ता करते हैं हमारे से, तो इंशाअल्लाह उनके आसानी के लिए बहुत जल्द हम ये सिलसिला शुरू करेंगे।